1992 में पहली बार भारतीय सेना ने एडवर्टीजमेंट निकाला, इंडियन आर्मी में महिलाओं का प्रवेश, और मैं अपने पिताजी के पास गई कि मुझे उसका फॉर्म भरने दीजिए। उनके पास समय नहीं था या उनको अंदाज नहीं था, या मैं अब समझती हूँ शायद उनको आइडिया ही नहीं होगा कि मैं क्या मांग रही हूँ, और उनको विश्वास भी था कि मैं नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, मुझे तो वापस ही आना था। उन्होंने मना कर दिया। 4 बजे उठ के गोल 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 कम से कम 1-1.5 घंटा मैं दौड़ती रही। 24 साल की लड़की दिन में तो दौड़ नहीं सकती, किसी के साथ बगैर जा नहीं सकती, कोचिंग है नहीं, तो क्या मैं गिव अप कर दूं? नहीं, गिव अप तो नहीं करूंगी। कारगिल के दौरान जब मैं लौट के आई तो मैं काफ़ी दिनों के लिए ऊपर थी और पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज था, डेली फॉर 3 इयर्स, और वो ये था, जिंदा ऑफिस पहुँच जाना और ऑफिस से जिंदा घर पहुँच जाना। दैट्स इट। तो जिंदगी में हर किसी के कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर होता है, और बिना चैलेंज के ज़िंदगी ही क्या। मेरी भी ज़िंदगी में एक चैलेंज था जब मैं इंडियन आर्मी में पोस्टेड थी इन द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। वो ये चैलेंज था कि डेली सुबह जिंदा ऑफिस पहुंचना और शाम को ऑफिस से जिंदा घर पहुंचना। जय हिंद दोस्तों, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, आज आप लोग के सामने अपनी कहानी अपनी जुबानी लेकर आई हूं। मैं इलाहाबाद जैसे बहुत ही आजकल महाकुंभ में प्रयागराज जो फेमस हो रखा है, मैं वहीं को बिलोंग करती हूं, और मैं उस एरा में पैदा हुई हूं जो एरा लड़कियों का था ही नहीं। मगर मुझे ये पता था कि मुझे इस एरा में अपनी एक पहचान बनानी है और अपनी एक सशक्त पर्सनालिटी बनानी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे इलाहाबाद में मेरे लिए। इसलिए नहीं कि वो इलाहाबाद था, इसलिए क्योंकि समाज उतना डेवलप नहीं था, इवॉल्व नहीं था, और लड़कियों के लिए उतनी आज़ादी नहीं थी। मुझे मेरी स्कूलिंग शुरू की गई इलाहाबाद के सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में, जो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रगल वाला मोमेंट था कि मुझे इंग्लिश ना तो बोलनी आती थी ना लिखनी आती थी, और उसके कारण मैं आए दिन पनिशमेंट जोन में भी रहती थी। घर में रेस्ट्रिक्शन माहौल था, इतना स्ट्रिक्ट माहौल जिसको बोलते हैं उस जमाने में, लड़कियों को बोलने और हंसने की उतनी आज़ादी नहीं थी। तो मेरा जो एक्सप्रेशन का भाव था वो भी शायद घर में तो पूरा होता नहीं था, तो मैं क्लास में बहुत बात करती थी। उसकी वजह से मैं अक्सर अपने चेहरे पे लिप पे एक ब्राउन पेपर या फिंगर ऑन माय लिप्स करके क्लास में पनिशमेंट जोन में रहती थी। आगे लाइफ बढ़ती गई इलाहाबाद के छोटे से शहर में अपने ही रेस्ट्रिक्शंस के साथ, और जैसा उस जमाने में घर के बेटे को इंजीनियरिंग में जाना होता था और घर की बेटी को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता था डॉक्टर बनने के लिए। मैंने 12th पास किया और मुझे एंट्रेंस एग्जाम में भेजा गया, मैं फेल हो गई। 1 साल ड्रॉप किया गया, कोचिंग कराई, कोचिंग पे पैसा लगाया गया, मैं फिर फेल हो गई। शायद मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, मगर बनना क्या था? कुछ तो नया बनना था, कुछ तो डिफरेंट बनना था, कुछ तो ऐसा बनना था जो भीड़ से अलग हो और जो एक सशक्त पर्सनालिटी हो। और उसी दौरान एक सीरियल उड़ान नाम का दूरदर्शन पे दिखाया गया। दूरदर्शन कभी सपने नहीं बेचता था जैसे कि आज के टीवी बेचते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक सपना खरीद लिया। कविता चौधरी नाम की एक्ट्रेस, जो कि कल्याणी सिंह आईपीएस का रोल निभा रही थी, उनकी जो स्ट्रगल थी लाइफ की, किस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रगल को उनकी स्ट्रगल से अलाइनमेंट करके साथ साथ ग्रो किया माइंड में अपने, कि हर दिन कल्याणी सिंह मेरे दिमाग में रात तक रहती थी। तो दूरदर्शन देखना भी तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल था उस जमाने में, क्योंकि मेरे पिताजी का कहना था कि तुम लोग बच्चे अगर चित्रहार देखोगे तो चित्रहार ही करोगे। तो हमें बैन था, हमें शायद कृषि दर्शन ही दिखाया जाता था, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब ये उड़ान सीरियल आया तो मैंने अपने पिताजी से कहा, परमिशन मांगी कि मुझे ये सीरियल देखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पहले चेक करूंगा कि कैसा है, और उसके पहले तुम अपने सारे काम स्कूल से आने के बाद
कर लोगे। उस जमाने में हम तीसरी मंजिल पे रहते थे और हमारे घर अक्सर टुल्लू पंप खराब हो जाता था जो कि पानी को ऊपर चढ़ाता था। तो ये होता था कि एक तरफ का पानी मैं भरती थी, एक तरफ का पानी मेरा ब्रदर भरता था। तो उन्होंने कहा कि जब तुम वो पानी भर लोगे तब। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई करके, होमवर्क करके, पानी भर के शाम को पिताजी का इंतजार करती थी कि वो परमिशन मेरे को मिलेगी, शाबाशी के रूप में मुझे वो दूरदर्शन का सीरियल देखने मिलेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी अब उस दूरदर्शन सीरियल से बिल्कुल ऐसे सिंक में थी। मुझे भी ऐसा ही सशक्त पर्सनालिटी बनना है, सिर्फ इसलिए कि लोग पहली बात मुझको दया की दृष्टि से ना देखें, लोग मेरे से वन आर्म डिस्टेंस रखें, नो नॉनसेंस पर्सनालिटी, और अपने काम से काम करें और मेरे कहने पे जो काम करना चाहिए, मेरे पास इतना पावर होना चाहिए कि मैं उस काम को करवा सकूं। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई जिस दिन 1992 में पहली बार भारतीय सेना ने एडवर्टीजमेंट निकाला, इंडियन आर्मी में महिलाओं का प्रवेश। और मैं अपने पिताजी के पास गई कि मुझे उसका फॉर्म भरने दीजिए। मगर चूंकि मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुकी थी और मेरे उस जमाने में शादी एक बहुत बड़ा इशू था कि बिना डाउरी के शादी हो जाए। यस, उन दिनों न्यूज़पेपर में अक्सर डाउरी डेथ्स की न्यूज़ आती थी, तो मेरे पिताजी को और फैमिली को यही था कि बिना डाउरी के अगर शादी हो जाए तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था फैमिली का, हर फैमिली का। वो जमाना जो था, मैं बता रही हूँ कि जब आप डॉक्टर नहीं बन पाई लड़की तो डॉक्टर से शादी कर देना ही एकदम एक ऑप्शन था पेरेंट्स के पास। सो इसी सिलसिले में मेरे पिताजी ने एक डॉक्टर को ही ढूंढा जो कि डाउरी नहीं लेना था, और उनको बोला कि आप मेरी लड़की से शादी, वो मेरे ब्रदर के जान पहचान के ही थे। उन्होंने राजी खुशी, बहुत ही खुश होके हाँ बोला। एंड कहीं ना कहीं वो शायद मुझे बहुत चाहते थे और उनका जो गोल था मुझसे शादी करना था और मेरा गोल था इंडियन आर्मी में जाने का। तो यहाँ गोल का क्लैश हो गया। मुझे पता था मुझे अपना गोल हासिल करना है। मैंने फॉर्म तो भर दिया था, तैयारी कौन कराएगा? तैयारी आसान नहीं होती है इंडियन आर्मी की। फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एजिलिटी, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, आपको हर कुछ चाहिए वो जो आप वहां पर एसएसबी में करके दिखाएं। और ऑफ कोर्स स्टोरी राइटिंग, अपने बारे में ना जानना, इंटरव्यू की तैयारी करना, हर चीज। तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो रोड थी, वहाँ रोड साइड पे सेकंड हैंड बुक्स बहुत मिलती थी। पॉकेट मनी तो होता नहीं था, मिला भी नहीं था। मैंने वहाँ पर जाकर एक किताब खरीदी और आकर टाइमर लगाकर मैं दिन रात उसमें तैयारी करने लगी। अब मैंने पिताजी को बोला कि मुझे कोई कोचिंग करा दीजिए जहाँ पर ऑब्स्टिकल कोचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई स्पोर्ट्स या कोई रनिंग, इस प्रकार से। लेकिन उनके पास समय नहीं था या उनको अंदाज नहीं था, या मैं अब समझती हूँ शायद उनको आइडिया ही नहीं होगा कि मैं क्या मांग रही हूँ, और उनको विश्वास भी था कि मैं नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, मुझे तो वापस ही आना था। उन्होंने मना कर दिया। अकेले जाना तो लड़कियों को अलाउड ही नहीं था कहीं किसी जगह, तो कौन जाता मेरे साथ मुझे कहीं दौड़ाने। जो गंगा जी के पास एक बहुत प्यारा सा घाट था, वहाँ मैंने कहा कि वहाँ आप संगम के पास मुझे ले चलिए सवेरे, मैं दौड़ूंगी, आप वहीं बैठे रहिएगा। पिताजी के पास टाइम नहीं था या विश्वास नहीं था मेरी कैपेबिलिटी में, तो वो भी नहीं हो पाया। मैंने एक इमेजिनरी ट्रैक बनाया अपनी छत पे और 4 बजे उठ के गोल 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 कम से कम 1-1.5 घंटा मैं दौड़ती रही। 24 साल की लड़की दिन में तो दौड़ नहीं सकती, किसी के साथ बगैर जा नहीं सकती, कोचिंग है नहीं, तो क्या मैं गिव अप कर दूं? नहीं, गिव अप तो नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्कआउट किया। एसएसबी एग्जाम देने के लिए इलाहाबाद से मुझे भोपाल जाना था और मेरे पिताजी ने एक ही शर्त पे मेरे को अलाउ किया था, जैसा आपको पता है कि वो साथ में ही चलेंगे, मुझे अकेले नहीं जाने की परमिशन थी। तो जब मैं ट्रेन में जा रही थी और जब मैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे उतरी हूँ तो वहाँ बाकी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स घूम रही थी उन सभी ने मेरा मजाक बनाया कि ये देखो, ये लड़की आर्मी ऑफिसर बनने आई है जो कि अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। मैं चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन मेरा ध्येय कहाँ था, मेरा गोल क्या था, मुझे इस वक्त जवाब नहीं देना है। मुझे अपने पिताजी को
बिल्कुल भी ये फील नहीं कराना है कि मैं ये काम करने आई हूँ, बल्कि मुझे तो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होना है। बहुत अच्छे जूते नहीं थे, जो भी जूते साधारण जूते थे उन्हीं को पहन के मैंने वहाँ का फिजिकल टेस्ट दिया, और जब मैं टाइगर लीप किया तो मेरा पैर का नाखून टूट चुका था उसके इम्पैक्ट से, और पूरा पूरा खून हो चुका था। मगर मैं दृढ़ निश्चय और लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन मान के मैंने अपने पैर की तरफ नहीं देखा। मुझे पता था मेरे सामने जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो देख रहे हैं मेरे को। आई डोंट नो मुझे क्या पता था कि मेरे को क्या भाव मेरा वो रीड कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता था अगर मैंने अपने पैर की तरफ देख लिया तो मुझे घर जाना पड़ेगा, और मुझे घर नहीं जाना था। और मैं 5 दिन के इस एसएसबी में जब रिजल्ट आया तो मैं ऑल ओवर इंडिया में 25 वैकेंसीज में से 6th इन द मेरिट थी इन सिलेक्शन ऑफ इंडियन आर्मी, और मैं 3rd बैच की लेडी ऑफिसर बन के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई पहुंच गई। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी अपने आप में एक कंप्लीट एकेडमी है जो आपको फ्रॉम अ गर्ल टू ऑफिसर बना देती है। ड्यूरिंग वन ऑफ द प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमारे ट्रेनिंग में हमें बताया गया कि सामने से दुश्मन की फायरिंग आ रही है और आप सबको नीचे झुकना होगा जैसे ही आदेश मिलेगा। और आदेश मिला और हम नीचे घुस गए, और मेरे सामने एक कीचड़ का एक छोटा सा पडल था, एक छोटा सा पानी का हिस्सा था, और मुझे उसी में घुसना पड़ा। मैंने एक पल को भी नहीं सोचा कि मेरी स्किन खराब हो जाएगी या मेरी बाल खराब हो जाएंगे। मेरी प्रतिज्ञा तो अपने आप को एक सख्त, एक डिसिप्लिन आर्मी ऑफिसर बनाने की थी, और मैंने वो आदेश को पालन किया। और उसके बाद पूरा कीचड़ से लथपथ होकर निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो धुल ही गया। खून पसीना सब कुछ बहा के जब हम ट्रेनिंग करके अपने कंधों पे सितारे लगा के एज अ 2nd लेफ्टिनेंट अंकिता श्रीवास्तव बन के मैं इलाहाबाद वापस पहुंची, तो हर एक मीडिया, हर एक न्यूज़पेपर ने हर एक घर में मुझे पहुंचा दिया कि मैं इलाहाबाद की पहली लड़की थी जो इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर सेलेक्ट हुई थी। जब मैं अपनी पहली यूनिट में पोस्टिंग के लिए गई, अगेन इन द ईस्ट, वहां एक नई स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं प्रथम महिला अधिकारी थी उस यूनिट में पहुंचने के लिए। लोगों ने देखा ही नहीं था एक महिला अधिकारी कैसी होती है। हमें टेलर के पास नंबर 1 यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए जाना पड़ा। सिविल टेलर होता है, वो इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म सिलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका। उसने साफ मना कर दिया मुझे देखकर, बोला मैं एनसीसी के बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं सिलता हूँ। मैंने बोला मैं एनसीसी की नहीं हूँ, मैं इंडियन आर्मी की ऑफिसर हूँ। उस पर वो भागकर अंदर गया और अपने पूरे परिवार को बुला के दिखाया कि देखो भारत ने कितनी तरक्की कर ली है, आज लड़कियां इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन के आ रही हैं। जब मैं 2 साल की सर्विस थी मेरी, ईस्ट में मैं पोस्टेड थी, उसी समय माता पिता को एहसास हुआ कि अब लड़की की शादी भी करनी है, जो कि मैंने पोस्टपोन करी हुई थी, क्योंकि इंडियन आर्मी में जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो यू हैव टू बी अनमैरिड, आप शादीशुदा नहीं हो सकते। 2 साल की सर्विस के दौरान मेरे पिताजी ने ढूंढना शुरू किया, और टाइम्स ऑफ इंडिया मैट्रिमोनियल कॉलम से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का एक हैंडसम लड़का ढूंढा मेरे लिए। इंडियन आर्मी में लाइफ मेरी शुरू हुई, और मैं 1998 में फर्स्ट लेडी आर्मी ऑफिसर बनी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पोस्टेड होने के लिए। वो एक ऐसा एरिया होता है जो कि खतरों से भरा होता है, आसान नहीं होता, लाइफ वहाँ की आसान नहीं होती। सुनने में शायद आप लोग को उतना गहरा ना लगे, लेकिन जब आप वहाँ पे दिन रात उस जगह पे वर्क करते हैं, सर्विस करते हैं, तब आपको महसूस होता है कि क्या क्या खतरे हैं। तो वहाँ जैसा कि मैंने कहा कि चैलेंजेस सभी की जिंदगी में होते हैं, तो मेरी जिंदगी में भी वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज था डेली फॉर 3 इयर्स, और वो ये था जिंदा ऑफिस पहुंच जाना और ऑफिस से जिंदा घर पहुंच जाना, दैट्स इट। उसी दौरान
1999 आ गया और कारगिल युद्ध का ऐलान हो गया। मुझे आगे फॉरवर्ड में भेजा गया लॉजिस्टिक्स को देखने के लिए, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे था। आसान नहीं था वहाँ पे पहुँचना, क्योंकि 7-8 घंटे का वो सफ़र था, पहले बाय रोड, फिर एक बहुत बड़ी नाव जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करती थी। उस जमाने में रिवर को क्रॉस करना पड़ता था, ब्रिज नहीं था। एंड उसके बाद एक और नदी, और फिर रेतीली ऊंची माउंटेन वाली रोड, एंड फिर पूरा पहुंच के इस दौरान मैं अपने यूनिफॉर्म में और अपने हथियार के साथ ये पूरी जर्नी मुझे कवर करनी थी। ब्रह्मपुत्र क्रॉस करने के लिए जिस नाव को हमें चढ़ना था उसमें कोई सीढ़ी नहीं थी, और हथियार लेके चढ़ना तो फिर भी आसान था, लेकिन जब किनारे पे वो पहुंची उस पे से उतरना बेहद डिफिकल्ट था। मेरे साथ के जो कमांडो ट्रेंड पुरुष अधिकारी थे वो तो फटाफट कूद गए, लेकिन उन दिनों चूंकि मैं एक एक्सपेरिमेंटल बैच से हूं तो मेरी उस समय ट्रेनिंग उस टाइप की जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो थी, बट जो एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है कमांडो वाली वो तो नहीं थी। मगर आदेश बहुत क्लियर था कि हथियार जमीन में नहीं लगना चाहिए। हथियार हमारे लिए भगवान होता है, और उस भगवान रूपी हथियार को मैंने अपने हाथों से ऐसे पकड़ा, और ऊपर से, बहुत ऊपर था वो, और कूदी। पूरे घुटने के बल लैंड किया, घुटने पूरे छिल गए, लेकिन हथियार को मैंने जमीन में टच नहीं होने दिया। यही मेरी प्रतिज्ञा थी अपने आप में कि एक सही ऑफिसर जो होता है इंडियन आर्मी का, मैं हमेशा उस पे खरी उतरूं, भले ही महिला हूं, भले ही मेरे वो सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैं कहीं ये ना कोई कहे कि अरे आप महिला अधिकारी हो, आपसे कैसे होगा। ड्यूरिंग 1999 जब आया, जब मुझे आगे मूव करना था कारगिल के दौरान, जब मैं लौट के आई तो मैं काफ़ी दिनों के लिए ऊपर थी, और पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि रिमोट एरिया में थे तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उधर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। जब आई तो मैं ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट थी, बट उसके बाद भी मैं एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। मैं हर वो काम करती रही जो भी मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे आदेश दिया। आगे 14 साल जैसे ही हुए, इंडियन आर्मी में लेडी ऑफिसर्स के लिए वही मैक्सिमम पीरियड था उस टाइम में। आज 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एलिजिबिलिटी ऑफ परमानेंट कमीशन आ गई है, लेकिन 2008 में 12 साल पहले नहीं था, 2020 से 12 साल पहले नहीं था। तो मुझे 14 साल की सर्विस करके इंडियन आर्मी को छोड़ना पड़ा। अब इंडियन आर्मी छोड़ने के बाद मैं घर में आ गई, फ्रॉम समबडी टू नोबडी, जहां मैंने इतने इतिहास रचे थे, जहां मेरे नाम के आगे इतने फर्स्ट लगे थे, और अभी मैं घर में थी, तो मुझे डेफिनेटली डिप्रेशन होने लगा, और मुझे फीलिंग ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ फेलियर, और मैं फेलियर वाली फीलिंग से तो वाकिफ थी ही नहीं, मुझे फेल तो होना ही नहीं था। फिर मुझे लगा मुझे कुछ तो ऐसा करना है जहां मेरे माइंड को बहुत ज्यादा चैलेंज मिले, जहां मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने को कुछ सिखा सकूं, कुछ नया करूं। तो मुझे कुछ तो करना था, कुछ चैलेंजिंग करना था। और मेरे लिए क्या चैलेंजिंग हो सकता था? किसी ने कहा खाना बनाना, कुकरी कोर्स कर लो, किसी ने कहा सिलाई कढ़ाई सीख लो, किसी ने कहा कुछ और कर लो, बट मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, या कहिए मेरे को एक एड्रेनलिन रश नहीं मिल रहा था। मुझे देखा कि मैं 14 साल सावधान और विश्राम में ही बंधी रही हूँ, और जब मैं सिविल में आई तो मैंने देखा सिविल में सावधान विश्राम जान के ही आप नहीं आगे चल सकते हो। सिविल वर्ल्ड इतनी डिफरेंट है इंडियन आर्मी की वर्ल्ड से कि आपको उसमें एडजस्ट करने के लिए अपने आप को बहुत सारी चीजें नई सिखानी पड़ती हैं। अब उस उम्र में मुझे बहुत सारी चीजें कौन सिखाएगा, और सबसे बड़ी बात, मुझे महिला बनना कौन सिखाएगा एट द एज ऑफ 38-39। और मुझे लगा मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है कैसे एक एलिगेंट लेडी की तरह बिहेव करना है, या बात करना है, या ड्रेस पहनना है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लिप लाइनर एंड अ आई लाइनर मुझे ये भी नहीं पता था, और मुझे सीखना था। मैं
ग्लैडरेक्स मिसेस इंडिया 2009 के लिए सेलेक्ट हुई। आउट ऑफ 2200 विमेन, मैरिड विमेन, 22 लेडीज को सेलेक्ट किया था और मैं उसमें से शेयर कॉन्फिडेंस की वजह से, मुझे एक जानकारी नहीं थी ब्यूटी वर्ल्ड की, लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से, और मिसेस मॉरिन वाडिया ने मुझे देखा कि इसके अंदर एक पोटेंशियल है कुछ नया करने के लिए, इसको आप कुछ मोल्ड कर सकते हो, और वो उनके लिए भी एक चैलेंज था। शायद मुझे चैलेंज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने मेरे ऊपर 1 महीना वर्क किया। सावधान विश्राम वाले पोजेस को मेरे अंदर, तो वो तो बसे हुए थे मेरे ब्लड में, उसके साथ साथ जो डेलिकेट रैंप वॉक मेरे को सिखाई गई और जो मैंने बखूबी किया, उसका रिजल्ट ग्रैंड फिनाले के दिन मुझे मोस्ट वाइवेशियस वुमन का अवार्ड मिलके पूरा हुआ। अब तो दुनिया को ये समझ में आ गया कि एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर ये भी कर सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। सिविल में आप आ गए हो, ब्यूटी पेजेंट का खिताब लेके आ गए हो, अब आप क्या करोगे? मुझे लगा मुझे यहां से कुछ और करना है, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के जो इतने सारे पहलू हैं गिव अप ना करने वाले, मैंने उन सबको लिखना शुरू किया और मैंने स्टोरीज, फिक्शन एंड फाइनली नॉन फिक्शन, मोटिवेशनल ऑटोबायोग्राफीज मैंने लिखी, जो कि बेस्ट सेलर्स बनी है। ऑलिव ग्रीन टू ब्यूटी क्वीन, जिसमें मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत ऑनेस्ट किताबें हैं ये सब, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल को बहुत फॉलो करती हूँ, ऑनेस्टी, बहुत जबरदस्ती। ऑनेस्टी मेरी लाइफ की बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन। मैं आज भी उतनी ही डिसिप्लिन हूँ जितनी मैं इंडियन आर्मी के दौरान में थी, क्योंकि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। मेरी जो लेटेस्ट बुक है नो वुमेन्स लैंड, जिसमें मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से बताया, मेरे फेलियर्स, मेरे विक्ट्रीज, मेरी स्ट्रगल, मेरा डिसिप्लिन, मेरा फोकस और ना गिव अप करने का एटीट्यूड। वो आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे, आई एम 101% श्योर आप अपने आप अपना रास्ता बनाते चले जाएंगे। मैं जोश टॉक आशा के इस मंच से आप सभी लड़कियों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती हूँ। कभी भी अपने को कमजोर ना समझे। नेवर एवर थिंक कि आप लड़की हो, और अगर किसी ने आपको कहा कि आप महिला हो, आप कर नहीं सकते, तब तो जुनून ले आइए अपने सर पे, करके दिखाइए, और आई एम श्योर आप हमेशा विक्टोरियस होंगे। अगर आपने जुनून के साथ वो काम करने की ठान ली एक बार, यू विल बी अ विनर। थैंक यू। जय हिंद।